मैंने अपनी ही बेटी को बिना जाने समझे एक अजनबी के साथ भेज दिया था। सालों बाद जब उसका दरवाज़ा खुला तो सामने जो जिंदगी दिखी उसने मेरी सोच तोड़ दी। लेकिन तभी अंदर से एक आवाज़ आई जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मेरा नाम साक्षी है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आई थी और अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया और हमेशा मेरी हर ख्वाहिश को मेरे बोलने से पहले ही पूरा कर देते थे। मैं हमेशा से अपनी जिंदगी में बहन भाइयों की कमी देखती थी। घर में मैं अकेले खेलते हुए अजीब सी कमी महसूस करती थी जिससे पूरा करना चाहती थी। मेरी माँ अक्सर मुझे उदास देखकर कहती थी, साक्षी, तुम इतना मत सोचा करो बेटा, हम लोग हैं ना तुम्हारे पास। मैं उनकी तरफ देखकर कहती कि माँ, आप दोनों मेरे लिए सब कुछ हैं, लेकिन बहन भाइयों की बात ही अलग होती है। मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। मेरे पापा मुझे देखकर मुस्कुराते और मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहते, बेटी, तुम हमारी राजकुमारी हो। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारा अपना एक खुद का परिवार होगा, जहां पर तुम्हें कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। उनकी इन्हीं बातों ने मेरे दिल में एक बड़े और भरे पूरे परिवार की इच्छा पैदा कर दी। वक्त गुजरता गया और मैं बड़ी हो गई। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी का फैसला कर लिया। उन्होंने मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढा। लड़के का नाम नवीन था। वो एक खानदानी और सुलझा हुआ इंसान था। शादी की तैयारी काफ़ी ज़ोर शोर से हो रही थी। मेरी माँ मुझे हर रोज़ तरह तरह की नसीहत देती। साक्षी बेटा, जब तुम ससुराल जाना तो सबका दिल जीत लेना। मैं पूरे भरोसे के साथ कहती, माँ, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं आपका सर कभी भी झुकने नहीं दूंगी। शादी के बाद मेरी जिंदगी एक खूबसूरत सपने की तरह गुजरने लगी। मेरा पति एक अच्छा और बहुत प्यार करने वाला पति साबित हुआ। वो मेरी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखता था। अभी शादी को बस कुछ ही महीने बीते थे कि मेरी तबीयत अचानक से खराब रहने लगी। चक्कर आना और मुझे कमजोरी भी अक्सर महसूस होती थी। अब तो बस ये रोज का हो गया था। एक दिन मेरी सास ने मुझे परेशान देखकर कहा, बहू, तुम ऐसा करो, कल नवीन के साथ डॉक्टर के पास जाओ, वहां अपना चेकअप करवाओ, तुम्हारा चेहरा काफी उतरा लग रहा है। अगले दिन हम लोग डॉक्टर के पास गए और जब डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो वो मुस्कुराते हुए नवीन की तरफ देखकर कहने लगी, बधाई हो, आप लोग माँ बाप बनने वाले हैं। ये शब्द सुनते ही मेरी खुशी की कोई भी इंतहा नहीं रही। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। नवीन ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, साक्षी, यह हमारी जिंदगी का सबसे प्यारा दिन है। हम खुशी खुशी घर वापस आ गए और जैसे ही हमने सबको ये खुशखबरी सुनाई, पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। मेरी सास ने मुझे गले से लगा लिया और मुझे आशीर्वाद देने लगी। 9 महीने का सफर शुरू हो चुका था। घर वालों का इतना ख्याल और प्यार पाकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी आने वाली औलाद मेरे लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आएगी। वक्त तेजी से गुजर रहा था। 5वां महीना शुरू हुआ तो हम लोग रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए। अल्ट्रासाउंड के दौरान डॉक्टर ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, साक्षी, आपके यहाँ पर बेटी की पैदाइश होगी, बधाई हो आपको। वो बहुत ही खुशी से मुझे ये खबर सुना रही थी। ये सुनकर मेरे दिल में ममता का एहसास पैदा होने लगा। घर वापस आते हुए गाड़ी में खामोशी पसरी हुई थी। मैंने इस खामोशी को तोड़ने की कोशिश की। नवीन, क्या तुम खुश नहीं हो? हमारे घर में तो भगवान का आशीर्वाद आ रहा है। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा। उसने हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाने की कोशिश की और फिर कहने लगा, नहीं साक्षी, देखो मैं खुश हूँ, बस मैं ये सोच रहा था कि हमारा पहला बच्चा बेटा होगा। मैं उसकी बात सुनकर उसे तसल्ली देने लगी। कोई बात नहीं नवीन, इस बार बेटी होगी तो अगली बार भगवान हमें बेटा भी देगा। बेटियां तो खुशियों का पैगाम लेकर आती हैं। उसने मुझे शांत करने के लिए कहा कि हाँ, तुम ठीक ही कह रही हो, आखिर बेटी भी तो हमारी ही औलाद है। भगवान बस उसे हेल्दी रखे। उसकी इस बात से मुझे थोड़ी सी शांति महसूस हुई। नहीं तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरा पति बेटी के होने से खुश नहीं है। लेकिन फिर भी उस दिन के बाद मैं नवीन के व्यवहार में एक हल्का सा बदलाव महसूस करने लगी थी। वो मेरा ख्याल तो पहले की तरह ही रखता था, लेकिन आने वाले बच्चे के बारे में उसका जो उत्साह था वो थोड़ा कम हो गया था। वो अब बच्चों के कपड़ों या खिलौनों के बारे में मुझसे ज़्यादा बातें नहीं करता था।
मेरी सास को जब ये पता चला तो फिर उन्होंने भी बस एक ठंडी सी सांस भरी और कहा, जो भी भगवान की मर्जी हो, बेटी भी तो भगवान की ही देन है। उनके व्यवहार ने मुझे अंदर से थोड़ा उदास कर दिया था, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को मजबूत रखा। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और उसके आने का बेसब्री से इंतजार भी कर रही थी। लेकिन फिर शायद जिंदगी में तो कुछ और ही होना लिखा था। शायद मेरी किस्मत कोई दूसरा ही मोड़ लेने वाली थी। मेरे 9 महीने पूरे हो चुके थे। दर्द काफी तेज शुरू हुआ तो मुझे तुरंत ही अस्पताल लेकर जाया गया। मेरी हालत काफी खराब हो रही थी। दर्द की तेजी से मेरी जान ही निकल रही थी। नवीन अस्पताल की गैलरी में परेशानी से टहल रहा था। मेरी माँ और मेरी सास भी बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। लेबर रूम में डॉक्टर मेरे आसपास खड़े थे। मेरी तबीयत हद से ज्यादा बिगड़ रही थी। मुझे लगातार ब्लीडिंग हो रही थी, जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। डॉक्टर परेशानी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। साक्षी, हिम्मत रखो, बच्चे की धड़कन कमजोर हो रही है, डॉक्टर ने मुझे होश में रखने की कोशिश करते हुए कहा। मैं दर्द से करा रही थी और मेरी आंखों के सामने बार बार अंधेरा छा रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। डॉक्टर बाहर निकली और उन्होंने नवीन को बुलाया। देखिए, पेशेंट की हालत बहुत खराब है। उनके यूट्रस में कोई दिक्कत आ गई है, जिस वजह से ब्लीडिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। डॉक्टर के अंदाज में गंभीरता थी। नवीन ने घबराते हुए पूछा, तो फिर अब क्या किया जाएगा डॉक्टर साहब? आप मेरी पत्नी को बचा लीजिए। डॉक्टर ने एक ठंडी सांस ली और बोली, देखो, हमें तुरंत ही ऑपरेशन करना होगा और उन्हें बचाने के लिए यूट्रस भी निकालना पड़ेगा, वरना हम उन्हें बचा नहीं पाएंगे। ये सुनकर मेरे पति के साथ साथ मेरे ससुराल वालों के पैरों तले से जमीन ही निकल गई। नवीन दीवार के सहारे जाकर खड़ा हो गया। क्या मतलब है आपका डॉक्टर साहब? क्या मेरी पत्नी फिर कभी? डॉक्टर की बात को नवीन ने अधूरा छोड़ दिया। डॉक्टर ने अफसोस से सिर हिलाया और कहा, जी, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। इस ऑपरेशन के बाद वो कभी भी मां नहीं बन पाएंगी। लेकिन इस वक्त हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। हमें तुरंत ही ये फैसला करना होगा। नवीन ने कांपते हाथों से परमिशन लेटर पर दस्तखत कर दिए। मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। जब मुझे होश आया तो मैं एक कमरे में थी। मेरे शरीर में भयंकर दर्द था और मुझे कुछ भी याद नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरी माँ मेरे पास बैठकर रो रही थी। माँ, क्या हो गया है? मेरी बेटी कैसी है? मैंने कमजोर आवाज में पूछा। माँ ने मेरे माथे पर हाथ फेरा और रोते हुए बोली, तुम्हारी बेटी बच गई है साक्षी, वो बिल्कुल ठीक है। मैंने चैन की सांस ली। फिर मैंने नवीन को कमरे में आते हुए देखा। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखें लाल थीं। नवीन, हमारी बेटी कहाँ पर है? मुझे उसे देखना है, मैंने खुशी से कहा। लेकिन नवीन बिल्कुल चुप रहा। उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया और मेरी तरफ एक अजीब सी नज़र से देखने लगा। नवीन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? क्या हो गया है? मैंने परेशानी से उससे पूछा। मेरी माँ ने रोते हुए मेरे हाथ को मजबूती से पकड़ा और कहा, साक्षी, मेरी बेटी, डॉक्टर को तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारी बच्चेदानी निकालनी पड़ी। ये शब्द मेरे कानों में किसी धमाके की तरह गूंज गए। मेरी सांसें जैसे रुक सी गई थीं। क्या मतलब है माँ? ये आप क्या कह रही हैं? मैंने बेयकीनी से पूछा। माँ ने रोते हुए दोबारा कहा, डॉक्टर ने बताया कि तुम अब दोबारा कभी भी माँ नहीं बन सकती हो। ये सुनते ही मैं जैसे पत्थर हो गई। मेरे दिमाग ने तो काम करना ही छोड़ दिया था। मैं दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। ये शब्द बार बार मेरे दिमाग में गूंजने लगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इतने सारे सपने देखे थे, एक भरे पूरे परिवार का सपना। मैंने अपने पैदा होने वाली पहली औलाद को अभी तक देखा भी नहीं था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे दोबारा मां न बन पाने की वजह मेरी ये बेटी ही है। अगर ये ना होती तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। मेरे अंदर एक अजीब सी नफरत पैदा हो रही थी। थोड़ी देर के बाद एक नर्स मेरी बेटी को लेकर मेरे पास आई। उसने बच्चे को मेरे पास किया और कहा, देखिए, आपकी बेटी कितनी प्यारी है। मैंने उस बच्ची की तरफ देखा जिसका चेहरा बहुत मासूम था, लेकिन मुझे उसकी मासूमियत में अपनी बर्बादी नजर आ रही थी। इसकी वजह से मैं हमेशा के लिए बांझ हो गई हूँ। मैंने गुस्से से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। इसे मुझसे दूर लेकर जाओ।
मुझे इसे नहीं देखना है, मैंने सख्त अंदाज में कहा। नर्स हैरान रह गई और फिर वो बच्ची को लेकर वहां से चली गई। माँ मेरे पास आई और कहने लगी, साक्षी, ये तुम क्या कर रही हो बेटा? अपनी बेटी को एक बार देखो तो सही, वो कितनी प्यारी है और कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैंने माँ से चिढ़ते हुए कहा, उसे मुझसे दूर ही रखना, मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ। उसकी वजह से मैं अब कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। मेरी पूरी जिंदगी इस लड़की ने बर्बाद कर दी है। माँ ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मुझे कुछ भी समझना ही नहीं था। अस्पताल के वो कुछ दिन मेरे लिए किसी नरक से कम नहीं थे। नवीन मुझसे मिलने तो आता था, लेकिन उसके व्यवहार में अब सिर्फ ठंडापन था। वो मुझसे पहले की तरह बात नहीं करता था। सास और ससुर भी मुझे देखने के लिए आए थे, लेकिन उनके अंदाज में भी अब वो अपनापन नहीं था, बल्कि एक अजीब सा खिंचाव और चिड़चिड़ापन था। उनका वो प्यार और वो फिक्र जो मेरी प्रेगनेंसी के दौरान थी, वो सब खत्म हो गया था। वो मुझसे ज्यादा बात किए बिना ही वापस चले गए। मैं अंदर ही अंदर घुटने लगी थी। मैं जानती थी कि वो सब लोग एक बारिश चाहते हैं जो उनके परिवार का नाम आगे बढ़ाए, लेकिन मैं अब उनकी ये इच्छा कभी भी पूरी नहीं कर सकती थी। जब मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिली और मैं घर वापस आई, तो माँ भी मेरे साथ मेरे घर आ गई थी। मेरी हालत अभी तक ठीक से नहीं हो पाई थी। मेरा पति मेरे कमरे में नहीं आया। मैं दरवाजे की तरफ देखती रही कि शायद वो आएगा और मुझसे बात करेगा, मेरी तकलीफ को समझेगा, लेकिन वो नहीं आया। मैंने अपनी बेटी को अपने पास लिटाने नहीं दिया था। वो बगल वाले कमरे में माँ के पास ही थी। माँ ही मेरी बेटी को संभाल रही थी। जब वो रोती तो मैं अपने कानों को जोर से बंद कर लेती। मुझे उसके रोने की आवाज से भी चिढ़ होने लगी थी। अगली सुबह माँ जब नाश्ता लेकर मेरे कमरे में आई तो वो कहने लगी, साक्षी, उठो, कुछ खा लो, तुम बहुत कमजोर हो गई हो। माँ ने नरमी से कहा। मैंने आंखें खोली और फिर छत की तरफ देखने लगी। मुझे भूख नहीं है माँ, मैंने रूखेपन से जवाब दिया। माँ ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, ऐसे कैसे चलेगा बेटा? तुम्हें अपने लिए ना सही, लेकिन कम से कम अपनी बेटी की तो फिक्र करनी चाहिए ना। वो तुम्हारा दूध पिएगी तभी तो वो सेहतमंद रहेगी। ये सुनते ही मेरे अंदर गुस्से की भयंकर लहर दौड़ गई। मैं उसे अपना दूध बिल्कुल भी नहीं पिलाऊंगी माँ, मैंने सख्त अंदाज में कहा। यह सुनकर माँ हैरान रह गई। साक्षी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम तो बिल्कुल पागल ही हो गई हो। वो तुम्हारी बच्ची है, तुम्हारा अपना खून है। मैंने उठकर बैठते हुए कहा कि वो मेरा अपना खून नहीं है, बल्कि मेरी बर्बादी का कारण है। उसने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अधिकार मुझसे छीन लिया है। मैं उस लड़की को कभी भी माफ नहीं करूंगी। माँ ने मुझे और डांटा और खूब समझाया, लेकिन मेरे कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। मैं सच में उस मासूम जान को खुद से दूर कर चुकी थी। कई दिन गुजर गए। नवीन अब मुझसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं करता था। वो सुबह जल्दी काम पर चला जाता और रात को देर से घर लौटता। अगर मैं उससे कभी मिलने जाती भी तो वो मुझसे नजर चुराकर इधर उधर चला जाता। एक दिन मैंने उसे रोक लिया। नवीन, तुम मुझसे इस तरह से क्यों भाग रहे हो? क्या मेरी कोई गलती है इसमें? मैंने रोते हुए उससे पूछा। उसने मेरी तरफ एक ठंडी नजर से देखा। साक्षी, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अब बताओ मैं भी क्या करूं? मैं एक बाप बनने के एहसास को पूरी तरह से जीना चाहता था। मैं एक बेटा चाहता था जो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो, और अब वो कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता। उसके अंदाज में तीखापन था। मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैं उसे ये नहीं कह सकती थी कि इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर है, क्योंकि मैं तो खुद ही इस बेटी को इस सब का कसूरवार मान रही थी। मेरी सास के ताने भी अब शुरू हो गए थे। एक दिन मैं किचन के पास से गुजर रही थी तो मैंने अपनी सास को अपनी ननद से बात करते हुए सुना। किस्मत ही खराब है हमारे नवीन की। एक तो बेटी पैदा हुई और ऊपर से अब ये हमेशा के लिए बांझ हो गई है। अब हमारे परिवार का नाम आगे कौन बढ़ाएगा? ये सुनकर मेरे दिल पर जैसे छुरियां चल गई हों। मैं खामोशी से अपने कमरे में वापस आ गई और फूट फूट कर रोने लगी। इस सब सिचुएशन में मेरा गुस्सा मेरी बेटी के ऊपर और ज्यादा बढ़ता चला गया। मेरी माँ घर वापस लौट गई थी और मेरी बेटी दिन भर रोती रहती थी और मैं उसे बिल्कुल भी नहीं देखती थी। एक माँ इतनी सख्त दिल हो सकती है, ये कोई सोच भी नहीं सकता था।
घर का माहौल दिन ब दिन घुटन से भरा होता जा रहा था। गर्मियों की एक शाम थी। मैं अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी। नवीन कमरे में आया, उसके हाथ में एक छोटा सा शॉपिंग बैग था। उसने वो बेड पर फेंक दिया और बोला कि इसमें बच्ची के कुछ कपड़े हैं, उसे पहना देना। वो पुराने कपड़ों में बहुत ही अजीब सी लग रही थी। आज माँ मुझे उल्टा सीधा सुना रही थी। मैंने उस बैग की तरफ देखा और ताना मारते हुए कहा, तुम खुद क्यों नहीं उसे पहना देते हो? तुम्हें तो बहुत शौक था ना बाप बनने का। नवीन ने मुझे गुस्से से देखा और कहने लगा कि तुमसे तो सीधे मुंह बात करना ही बेकार है। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो चुका है साक्षी। तुम एक पागल औरत हो। मैं अपनी जगह से उठी और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, हाँ, मैं पागल हो चुकी हूँ। तुम सबने मुझे मिलकर पागल कर दिया है। तुम मुझे बांझ होने का ताना देते हो और मैं इस लड़की को अपनी बर्बादी का कारण समझती हूँ, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। नवीन ने गहरी सांस ली और अपने माथे पर जोर से हाथ मारते हुए कमरे से बाहर निकल गया। वो मुझसे और बहस नहीं करना चाहता था, या फिर शायद अब उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची थी। मैं जानती थी कि हमारा रिश्ता अब एक कच्चे धागे से बना हुआ है, जो किसी भी वक्त टूट सकता है। लेकिन मेरे अंदर इतना घमंड और इतनी कड़वाहट भर चुकी थी कि मैं इस रिश्ते को बचाने की और भी कोई कोशिश नहीं कर रही थी। मैंने वो कपड़ों का बैग उठाया और उसे कमरे के बाहर फेंक दिया। वक्त गुजर रहा था और मेरी बच्ची बड़ी हो रही थी। वो घुटनों के बल घिसट घिसट कर चलने लगी थी और उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कुराहट होती थी, जो किसी का भी दिल पिघला दे। लेकिन मेरा दिल उसके लिए कभी नहीं पिघला। जब भी वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने की कोशिश करती, मैं अपना चेहरा उसकी तरफ से घुमा लेती। मेरी जेठानी, जो उसे अक्सर संभाल लेती थी, एक दिन मुझसे कहने लगी, भाभी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? देखिए, आपकी बेटी आपको देखकर कैसे मुस्कुरा रही है। इसे ऐसे गले लगाइए। मैंने ठंडे अंदाज में कहा, मेरे पास वक्त नहीं है इन फिजूल की बातों के लिए। तुम उसे संभाल रही हो तो संभालती रहो, लेकिन मुझ पर एहसान जताने की कोशिश मत करो। जेठानी ने अफसोस से सिर हिलाया और उसे लेकर वहां से चली गई। मुझे किसी की भी परवाह नहीं थी, ना तो नवीन की और ना ही ससुराल वालों की और ना ही उस बच्ची की। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपनी बदकिस्मती का दुख मनाना और उसका गुस्सा दूसरों पर निकालना रह गया था। एक दिन मेरे पति ने वो कदम उठा लिया जिसका मुझे अंदर ही अंदर डर खाए जा रहा था। मैं अपने कमरे में बैठी थी जब बाहर आंगन से नवीन की आवाज आई। मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकली तो सामने का नजारा देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। नवीन के साथ एक जवान लड़की खड़ी थी, जो दुल्हन का जोड़ा पहने थी। मेरे ससुर भी वहीं पर मौजूद थे और उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं दिख रही थी। ये कौन है नवीन, और ये सब क्या हो रहा है? मैंने गुस्से और सदमे से कांपते हुए पूछा। मेरी नजरें उस लड़की के लाल जोड़े पर जमी हुई थी। ये मेरी दूसरी बीवी है साक्षी, और आज से इसी घर में रहेगी। नवीन की आवाज में एक फैसला सुनाने वाला अंदाज था। उसने अपने साथ खड़ी हुई लड़की का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। तुमने दूसरी शादी कर ली और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? एक बार भी तुमने इस बात का मुझसे जिक्र नहीं किया। मेरी आंखों में हैरत और गुस्से के मिले जुले हाव भाव थे। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़े होते हुए उसे दोबारा देखा। तुम्हें बताने की मैंने जरूरत महसूस नहीं की, क्योंकि तुम खुद ही इस रिश्ते के प्रति कितनी लापरवाह हो चुकी हो। मुझे अपने वंश को आगे बढ़ाने वाला चाहिए था, जो कि अब तुम मुझे नहीं दे सकती हो। उसने बड़ी ही बेदर्दी से मुझे जवाब दिया। उसके चेहरे पर मेरे लिए कोई भी हमदर्दी नहीं थी। तुमने सिर्फ एक औलाद के लिए मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया। मैं तुम्हारी पत्नी हूं नवीन, मैंने चिल्लाते हुए कहा। मेरा पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। तुम मेरी पत्नी हो और रहोगी। मैंने तुम्हें तलाक नहीं दिया है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे लिए बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे औलाद चाहिए, अपना वंश आगे बढ़ाने वाला, उसने ठंडे अंदाज में कहा, और फिर वो अपनी नई पत्नी को लेकर अपने कमरे में चला गया। मैं अब इस औरत के साथ इस घर में एक पल और नहीं रह सकती। तुमने मेरी जिंदगी का तमाशा बनाकर रख दिया है, मैंने उसकी पीठ के पीछे चिल्लाकर कहा। मेरी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। जैसा भी तुम्हें ठीक लगे साक्षी, अगर तुम यहां से जाना चाहती हो तो शौक से चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला हूं। नवीन ने बिना पलटे ही जवाब दिया
और फिर कमरे का दरवाजा मेरे मुंह पर ही जोर से बंद कर दिया। मेरे ससुर खामोशी से ये सारा तमाशा देखते रहे। किसी ने भी मुझे रोकने या फिर तसल्ली देने की कोई कोशिश नहीं की। मेरा दिल टूटकर बिखर चुका था। मैं सीधा अपने कमरे में आई और अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। मेरे अंदर बदले और गुस्से की आग जल रही थी। मैंने अपना बैग उठाया और बाहर निकलने लगी कि अचानक मेरी नज़र उस झूले पर पड़ी जिसमें वो मनहूस बच्ची सो रही थी। मैंने नफरत से उसकी तरफ देखा और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। इसे कहाँ छोड़कर जा रही हो? नवीन ने अचानक कमरे से बाहर आकर मुझे रोका। उसकी नज़र उस बच्ची पर थी। ये मेरी बेटी नहीं है। तुमने मुझे छोड़ दिया है, अब इसे भी तुम ही संभालोगे। मैं इसे अपने साथ लेकर कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने बड़ी ही नफरत से उस बच्ची की तरफ इशारा करते हुए कहा। मेरी आंखों में उसके लिए सिर्फ नफरत ही थी। ये मेरे अकेले की औलाद नहीं है साक्षी, तुम उसकी सगी माँ हो, और तुम अगर इस घर से जाओगी तो फिर ये बच्ची तुम्हारे साथ ही जाएगी। नवीन ने गुस्से से आगे बढ़कर बच्ची को झूले से उठाया और जबरदस्ती मेरे हाथों में पकड़ा दिया। मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे इस बच्ची की कोई जरूरत नहीं है। यह सिर्फ मेरी बर्बादी का कारण है। मैं बच्ची को दूर धकेलने की कोशिश करने लगी, लेकिन नवीन ने सख्ती से मेरा बाजू पकड़ लिया। तुम्हें इसे लेकर यहां से जाना ही होगा। मैं अपनी नई जिंदगी में इसका बोझ नहीं उठा सकता। तुम इसकी माँ हो, इसे तुम ही लेकर जाओगी। नवीन ने मुझे झिड़कते हुए कहा और फिर दरवाजे की तरफ धक्का भी दे दिया। मैं इस बच्ची को उठाकर अपने माँ बाप के घर पर आ गई थी। मेरी हालत देखकर मेरी माँ घबरा गई थी। मैंने रोते हुए उन्हें सारा मंजर सुना दिया। मेरे पास ना सिर्फ नवीन के लिए गुस्सा था, बल्कि उस बच्ची के लिए भयंकर नफरत भी थी। ये तुम क्या कह रही हो साक्षी? नवीन ने दूसरी शादी कर ली और तुम इस बच्ची को लेकर यहाँ पर आ गई? माँ की आंखों में परेशानी साफ दिख रही थी। उन्होंने बच्ची को मुझसे लेकर अपनी गोद में लिया और सीने से लगा लिया। हाँ माँ, उस आदमी ने दूसरी शादी कर ली और इस बच्ची को भी मेरे गले बांध दिया। मैं इसे नहीं रखना चाहती हूँ। इसे किसी अनाथालय में छोड़ आऊंगी। मैंने बेदर्दी से सोफे पर बैठते हुए कहा। मेरा दिल पत्थर का हो चुका था। भगवान से डरो साक्षी, ये तुम्हारा अपना खून है, ये तुम्हारी अपनी बेटी है। तुम इसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? माँ ने सख्त अंदाज में मुझे डांटा। उनकी आंखों में मेरे लिए उस नफरत को देखकर गुस्सा था। ये मेरा अपना खून नहीं है माँ, ये तो मेरी बदकिस्मती है। इसकी वजह से ही तो मैं बांझ हो गई। इसकी वजह से ही मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली। मैं इस लड़की से नफरत करती हूँ। मैं अपने बाल नोचते हुए चिल्लाते हुए बोली। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। देखो साक्षी, जो होना था वो हो गया, लेकिन इसमें इस मासूम का कोई कसूर नहीं है। ये तो बेचारी फूल जैसी बच्ची है। मैं इसे संभाल लूंगी, तुम बस चुप हो जाओ। माँ ने बच्ची के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा और फिर उसे वो वहां से लेकर चली गई। उस दिन के बाद से मैंने अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लिया। मेरी माँ ही उस बच्ची को संभालती थी। उसे नहलाना, धुलाना, दूध पिलाना, सब कुछ माँ की जिम्मेदारी बन गई थी। इससे ज्यादा बदकिस्मती इस बच्ची की क्या और हो सकती थी कि उसे ना उसकी अपनी सगी माँ अपना रही थी और ना ही सगा बाप। मैं उसे लेकर अपने माँ बाप के घर तो आ गई थी, लेकिन उसे सिर्फ मेरी माँ ही पाल रही थी। वक्त गुजरता गया और वो बच्ची बड़ी होने लगी। उसका नाम माँ ने पंखुड़ी रखा था। पंखुड़ी ने चलना और बोलना शुरू कर दिया था, लेकिन मेरी नफरत उसके लिए 1 इंच भी कम नहीं हुई थी। माँ, मुझे ये गुड़िया चाहिए, आप मुझे दिलाओगी? पंखुड़ी ने अपनी तुतलाती जुबान में माँ से पूछा। वो उनकी गोद में बैठी खेल रही थी। हाँ मेरी बेटी, मेरी बच्ची, तुझे जो भी चाहिए मैं तुझे दिलाऊंगी, माँ ने प्यार से उसके गालों को चूमते हुए कहा। मैं कमरे के दरवाजे पर खड़ी होकर ये सब देख रही थी। मेरी आंखों में अब उसके लिए कोई भी ममता नहीं थी। मुझे उसकी हंसी से चिढ़ होने लगी थी। मम्मी, आप कहाँ जा रही हो? आइए मेरे साथ खेलिए ना। पंखुड़ी ने मुझे देखते ही मेरी तरफ दौड़ कर आई और मेरी टांगों से लिपट गई। उसकी मासूम आंखों में मेरे लिए प्यार था। मुझसे दूर रहा करो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे पास मत आया करो। मैंने गुस्से से उसे धक्का दिया। मेरी आवाज सुनकर वो डर कर पीछे हट गई। साक्षी, ये क्या बदतमीजी कर रही हो? वो छोटी बच्ची है, तुम्हारे पास नहीं आएगी तो भला किसके पास जाएगी? माँ ने तेजी से आगे बढ़कर
पंखुड़ी को उठाया और मुझे गुस्से से देखा। इसे मुझसे दूर रखा करो माँ, मुझे इसकी शक्ल देखकर ही अपना उजड़ा हुआ घर याद आ जाता है। मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाली यही है, मैंने कड़वाहट भरे अंदाज में कहा और वहां से पलटकर अपने कमरे में चली गई। पंखुड़ी अक्सर मेरे सामने नन्ही मुन्नी तोतली आवाज में बात करती, लेकिन मैं फिर भी उसे नफरत भरी नजर से ही देखती। यही कहते हुए मैं उससे मुंह फेर लेती थी कि तुम मेरी बदकिस्मती हो। वो अक्सर रोती हुई माँ के पास चली जाती और माँ मुझे कोसने लगती, लेकिन मेरे ऊपर किसी भी बात का असर नहीं होता था। माँ के लाख बार समझाने के भी बाद भी मुझे सद्बुद्धि नहीं आती थी। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही दुख था कि नवीन ने मुझे छोड़ दिया है और उसकी वजह यह बच्ची थी। कुछ साल और गुजर गए। मुझे रिश्तेदारों से खबर मिली कि नवीन की दूसरी बीवी से उसके 3 बेटे हो चुके हैं। ये खबर मेरे लिए किसी तेज धार खंजर से कम नहीं थी। माँ, आपने सुना? नवीन के यहाँ तीसरा बेटा भी पैदा हुआ है। वो कितना खुश होगा। और मैं यहाँ इस मनूस लड़की के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। मैंने रोते हुए माँ के सामने अपना सर पीटते हुए कहा। मेरे सीने में जलन हो रही थी। भगवान के फैसले हैं सब साक्षी। वो किसी को बेटी देता है तो किसी को बेटा। तुम अपने नसीब पर सब्र रखो और इस बच्ची को गले से लगा लो, यही तुम्हारा सहारा बनेगी। माँ ने मुझे तसल्ली देने की कोशिश की। उनकी आवाज में मेरी हालत पर तरस दिख रहा था। ये मेरा सहारा नहीं, बल्कि ये मेरी बर्बादी है माँ, क्योंकि इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। नवीन अपने बेटों की खुशी में कभी भी पलटकर इसकी तरफ नहीं देखा। वो इसको भूल चुका है। मैंने पंखुड़ी की तरफ नफरत भरी नजर डालते हुए कहा, जो डरकर कमरे के कोने में बैठी हुई थी। इसके बाप ने छोड़ दिया तो क्या हुआ? तू तो उसकी माँ है ना। आखिर तेरा दिल इसके लिए क्यों नहीं पसीजता है? वो कितनी मासूम है। वो अगर अपने बाप के प्यार के लिए तरसती है तो कम से कम तू उसे माँ का प्यार तो दे। माँ ने उसे अपने सीने से लगाते हुए रोकर कहा। मैं इसे कोई प्यार नहीं दे सकती माँ। मैं अंदर ही अंदर गल रही हूँ जब मुझे ये सुनाई देता है कि नवीन के यहाँ पर बेटा हुआ है। मेरी बदकिस्मती मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी ही लगती है, मैंने चिल्लाते हुए कहा। मेरी आंखों से गरम गरम आंसू निकल रहे थे। वक्त का पहिया चलता रहा। पंखुड़ी बड़ी हो रही थी। वो भी स्कूल जाने लगी थी, लेकिन वो बहुत ही खामोश और सहमी हुई बच्ची बन चुकी थी। वो जानती थी कि उसकी माँ उससे नफरत करती है। उसने मुझसे बात करने की कोशिश भी पूरी तरह से छोड़ दी थी। वो अपना सारा वक्त माँ के साथ ही गुजारती या फिर किताबों में खोई रहती। नानी, आज मेरे स्कूल में रिजल्ट आया है, मैं फर्स्ट आई हूँ। पंखुड़ी ने खुशी से माँ को अपना रिजल्ट कार्ड दिखाते हुए कहा। उसकी आंखों में चमक थी। जीती रहो मेरी बेटी, मुझे पता था कि तुम मेरा नाम रोशन करोगी। माँ ने उसे गले लगाया और उसके माथे को चूम लिया। मैं किचन में खड़ी पानी पी रही थी। पंखुड़ी ने डरते डरते मेरी तरफ देखा और अपना रिजल्ट कार्ड मेरी तरफ बढ़ा दिया। मम्मी, मैं फर्स्ट आई हूँ। उसकी आवाज में एक उम्मीद थी कि शायद आज तो मैं उससे खुश हो जाऊंगी। तो मैं क्या करूं अगर तुम फर्स्ट आ गई हो? तुमने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया है। जाकर अपना काम करो और मेरे सर पर खड़ी मत रहा करो। मैंने गुस्से से उसका रिजल्ट कार्ड पकड़कर दूर फेंक दिया और फिर किचन से बाहर निकल आई। पंखुड़ी की आंखों में आंसू आ गए और वो रिजल्ट कार्ड दोबारा उठाकर चुपचाप मेरी माँ के पास चली गई। लेकिन मेरी इस घटिया हरकत पर मुझे जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं थी। मेरे दिल और दिमाग पर सिर्फ यही बात छाई रहती थी कि इस बच्ची ने मुझसे मेरा पति और मेरा घर छीन लिया है। साक्षी, भगवान के लिए इस बच्ची पर जुल्म करना बंद कर दो। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। आज मैं हूँ और कल नहीं रहूंगी, और फिर कल इसका क्या होगा? माँ ने शाम को मेरे पास आकर बड़े ही दुख भरे अंदाज में कहा। आप इसकी फिक्र मत करो माँ, आप अगर नहीं होगी तो मैं भी फिर इसे घर में नहीं रखूंगी। इसकी शादी करके इसे यहाँ से दफा कर दूंगी। मैंने बड़े ही ठंडे अंदाज में माँ को जवाब दिया। मेरी आवाज में कोई भी घबराहट नहीं थी। शादी तो इसकी करनी ही है, लेकिन कम से कम इसके साथ प्यार से पेश आओ। ये तुम्हारी अपनी बेटी है। माँ ने मेरे हाथ पकड़ते हुए मिन्नतें की। ये मेरी जिंदगी नहीं, बल्कि मेरी मुसीबत है, और आप मुझसे ये उम्मीद बिल्कुल भी मत रखिए कि मैं इस मुसीबत को अपने गले से लगाऊंगी। मैंने माँ के हाथ झटक दिए और अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। पंखुड़ी अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी।
वो दिखने में बहुत ही साधारण और खूबसूरत लड़की थी। उसकी खामोशी और गंभीरता उसे उसकी उम्र से बड़ा दिखाई देती थी। वो घर का सारा काम-काज संभालती थी। माँ की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी थी, इसलिए पंखुड़ी ने घर की सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली थी। मम्मी, आपके लिए मैं ये चाय बनाकर लाई हूँ। पंखुड़ी ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए धीमी आवाज में कहा। मुझे तुम्हारे हाथ की बनी चाय पीने का कोई शौक नहीं है। इसे लेकर जाओ यहाँ से। मैंने उसकी तरफ देखे बिना अखबार के पन्ने पलटते हुए बेरुखी से कहा। मम्मी, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। इस तरह से तो आप बीमार पड़ जाएंगी। पंखुड़ी ने हिम्मत करके दोबारा मुझसे कहा। उसकी आवाज में मेरे लिए फिक्र थी। मेरी बीमारी और मेरे मरने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तुमने मेरी जिंदगी में कौन सी खुशी छोड़ी है? दफा हो जाओ यहां से। मैंने गुस्से से चाय का कप जोर से मेज पर पटक दिया, जिससे चाय फैल गई। पंखुड़ी ने डर के मारे कदम पीछे किए और खामोशी से वो बाहर चली गई। उसका ये सब्र और मेरी ये नफरत अब रोज का रूटीन बन गया था। मैं उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसकी मौजूदगी मेरी मजबूरी थी। माँ की वजह से मैं उसे बर्दाश्त कर रही थी, वरना तो मैं उसे कब का इस घर से निकाल चुकी होती। पंखुड़ी बेटा, मेरी दवा का वक्त हो गया है। माँ की कमजोर आवाज उनके कमरे से आई। हाँ नानी, मैं बस अभी लेकर आ रही हूँ। पंखुड़ी दौड़ती हुई माँ के कमरे में गई और उन्हें पानी और दवाई दी। मैं दूर से ये सब देख रही थी। माँ की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। मुझे इस बात का एहसास था कि माँ का वक्त बस करीब ही है। मैं बस उस दिन का इंतजार कर रही थी जब मुझे इस जिम्मेदारी से पूरी तरह से आज़ादी मिल जाएगी। मेरी बदकिस्मती मेरे सामने बड़ी होकर एक जवान लड़की का रूप धर चुकी थी और मेरे दिल में उसके लिए नफरत का वो पहाड़ खड़ा हो गया था जिसे कोई भी चीज तोड़ नहीं पा रही थी। नवीन की बेरुखी और उसके बेटों की खबरें मेरे इस गुस्से को हर रोज बढ़ा रही थी। मैंने तय कर लिया था कि जिस दिन माँ की आंखें बंद हो जाएंगी, उसी दिन मैं इस लड़की को अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगी। इसे कहाँ भेजना है और किसके साथ भेजना है, मैंने यह भी सोचना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे सिर्फ इस लड़की से छुटकारा चाहिए था। घर में एक अजीब सी खामोशी और वीरानी छाई हुई थी। मेरी माँ कई दिन से बिस्तर पर पड़ी थी। उनकी सांस उखड़ रही थी और जिंदगी उनके शरीर से धीरे धीरे निकल रही थी। मैं उनके बिस्तर के पास ही कुर्सी पर बैठी सपाट चेहरे के साथ उनकी हालत को देख रही थी। साक्षी, मेरे पास आओ। माँ की आवाज बहुत ही कमजोर थी और वो बड़ी मुश्किल से बोल पा रही थी। मैं धीमे धीमे से उनके पास पहुंची और झुककर उनकी तरफ देखा। हाँ माँ, मैं यहीं पर हूँ, आप कुछ भी मत कहिए। मेरी आवाज में कोई खास दर्द नहीं था, बस एक थकावट थी। मेरा वक्त पूरा हो गया है साक्षी, बस मेरी एक आखिरी बात मान लो बेटा। माँ ने खांसते हुए मेरी आंखों में प्रार्थना भरी नजरों से देखते हुए कहा और कांपते हाथों से मेरी कलाई पकड़ ली। आपको कुछ भी नहीं होगा माँ, आप ठीक हो जाएंगी। मैंने बस फॉर्मेलिटी से भरा हुआ जवाब दिया, हालांकि मैं अच्छे से जानती थी कि ये माँ का आखिरी वक्त है। पंखुड़ी को अपने सीने से लगा लेना साक्षी, मेरे बाद अब उसका कोई भी नहीं है, उसे दुत्कारना नहीं। माँ की आंखों से आंसू निकलकर तकिए में समा गए। माँ, आप इन सब बातों को छोड़ दीजिए और अपनी फिक्र करिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मैंने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, क्योंकि पंखुड़ी का जिक्र मुझे हमेशा जहर के जैसा लगता था। मुझसे वादा करो साक्षी, वरना मेरी आत्मा हमेशा भटकती रहेगी। तुम उस मासूम पर रहम करना। माँ ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ने की नाकाम कोशिश की। मैं कोई झूठा वादा नहीं कर सकती हूँ माँ, आप अच्छे से जानती हैं ना कि मेरे दिल में उसके लिए क्या है, मैंने बड़े ही नफरत भरे अंदाज में कहा। माँ के होंठ कांपने लगे, उनकी आंखों में मायूसी पसर गई और फिर अगले ही पल उनकी गर्दन एक तरफ को लुढ़क गई। पंखुड़ी कमरे के दरवाजे के पास खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही थी और फिर वो चिल्लाकर माँ से लिपटकर रोने लगी। मेरी आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन मेरे दिल में एक बोझ उतरने का भी एहसास था। अब मैं पूरी तरह से आजाद थी। माँ का अंतिम संस्कार और बाकी सारी रस्में पूरी हो चुकी थीं। रिश्तेदार और मोहल्ले वाले अपने घरों को जा चुके थे। घर में सिर्फ मैं और वो लड़की ही बाकी थे। मैं आंगन में चारपाई पर बैठी सामने की दीवार को घूर रही थी। मम्मी, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, मैं आपके लिए खाना लेकर आऊं?
पंखुड़ी की शांत और कांपती हुई आवाज मेरे कानों में पड़ी। मुझे तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाना है और तुम मेरे सामने से हट जाओ। मैंने नफरत से उसकी तरफ देखे बिना ही जवाब दिया। मेरी नजरें लगातार सामने की दीवार पर जमी हुई थीं। नानी के जाने के बाद अब बस आप ही एकमात्र मेरा सहारा है मम्मी। मुझे अपने आप से अलग मत करिए। उसने रोते हुए मेरे पैरों के पास बैठते हुए मेरे पैर पकड़ने की कोशिश की। खबरदार, जो तुमने मुझे हाथ लगाया, मैं तुम्हारा कोई सहारा नहीं हूं। अपना ये ड्रामा बंद करो। मैंने झटके से अपने पैर पीछे खींचे और उसे गुस्से से घूरा। मैं आपकी अपनी बेटी हूं मम्मी। आखिर मेरी क्या गलती है जो आप मुझसे इतनी नफरत करती हैं? पंखुड़ी जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। उसका पूरा वजूद दुख से कांप रहा था। तुम्हारी गलती तुम्हारा खुद का होना है, जिसकी वजह से मैं बर्बाद हो गई और मेरा पति मुझसे छिन गया। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो, मैंने जहर भरे अंदाज में कहा और अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती थी मम्मी? ये तो भगवान की तरफ से हुआ ना। फिर आप मुझे किस बात की सजा दे रही हैं? उसने हाथ जोड़कर मेरी तरफ देखते हुए प्रार्थना की। मुझे फालतू की बातें मत सुनाओ पंखुड़ी। अब माँ जिंदा नहीं है जो वो तुम्हारी ढाल बनेंगी। अब मैं वही करूंगी जो मुझे करना चाहिए था, मैंने कड़क आवाज में कहा और फिर कमरे में चली गई। आप मेरे साथ क्या करेंगी मम्मी? मैं आपकी हर बात मानूंगी, बस मुझे इस घर से मत निकालिए। उसकी रोती हुई आवाज मेरे पीछे से आ रही थी, लेकिन मैंने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अगली सुबह मैंने मीना मौसी को बुलवाया, जो हमारे मोहल्ले में रिश्ते तय करवाने का काम करती थी। वो सोफे पर बैठी चाय पी रही थी और मैं उनके सामने खड़ी थी। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं एक पल भी बिना बर्बाद किए ये काम करूंगी। मौसी, मुझे पंखुड़ी के लिए एक रिश्ता चाहिए। मुझे जल्द से जल्द इस लड़की से अपनी जान छुड़वानी है। मैंने सीधे और रूखे अंदाज में अपनी बात शुरू की। साक्षी, लेकिन पंखुड़ी तो अभी बहुत छोटी है और अभी तो तुम्हारी माँ को गए हुए ठीक से 2 महीने भी नहीं बीते हैं। ये क्या कह रही हो तुम? मौसी ने हैरत से चाय का कप नीचे रखते हुए मुझे घूरा। देखिए, मुझे उसकी कोई उम्र नहीं देखनी है। आप बस मुझे रिश्ता बताइए, क्योंकि मुझे ये लड़की अब इस घर में एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। मेरी आवाज में एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट और गुस्सा था, जिसने मौसी को हैरान कर दिया। लेकिन लड़का कैसा होना चाहिए? उसका परिवार, उसका घर, उसको लेकर कोई तो डिमांड होगी ना तुम्हारी? आखिर को वो तुम्हारी इकलौती बेटी है। मौसी ने थोड़ा सोचते हुए मुझसे सवाल किया। मुझे कोई भी डिमांड नहीं है उसके लिए। ना तो मुझे लड़के की शक्ल देखनी है और ना ही उसका घर बार देखना है। वो बस पंखुड़ी को यहाँ से ले जाए। मुझे उसकी किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं होगा, मैंने बड़ी ही बेदर्दी से जवाब दिया। मेरे चेहरे पर कोई भी पछतावा या फिक्र नहीं दिख रही थी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो साक्षी? बेटियों के रिश्ते इस तरह से नहीं किए जाते। तुम ये तो सरासर उसे अंधे कुएं में फेंकने के जैसा होगा। आखिर कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। मौसी ने मुझे समझाने की कोशिश की। उनकी आंखों में पंखुड़ी के लिए हमदर्दी दिख रही थी। अगर आपको पैसे चाहिए तो वो मैं आपको दे दूंगी, लेकिन आप मुझे यहाँ पर लेक्चर मत सुनाइए। आपका काम रिश्ता लेकर आना है, वो लेकर आइए और बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। मैंने उनकी बात काटते हुए सख्ती से कहा और अपने पर्स से कुछ नोट निकालकर उनके हाथ पर रख दिए। जैसी तुम्हारी मर्जी साक्षी, मैं कल ही तुम्हें 1-2 रिश्तों के बारे में बताती हूँ। एक लड़का है वैसे मेरे ध्यान में, वो गरीब घराने का है। उन्होंने पैसे मुट्ठी में दबाते हुए कहा और फिर ठंडी सांस लेकर वो वहां से चली गईं। 2 दिन बाद मीना मौसी वापस आईं और फिर उन्होंने एक लड़के के बारे में बताया। लड़के की उम्र ज्यादा थी और वो एक मामूली सी नौकरी करता था। मैंने उसकी जांच पड़ताल सुने बिना ही हाँ कर दी। मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं थी कि वो कितना कमाता है और कहाँ पर रहता है। पंखुड़ी किचन में बर्तन धो रही थी जब मैं वहां पर पहुंची। पंखुड़ी, अपने लिए कपड़े निकाल लो। परसों तुम्हारी शादी होने वाली है और फिर तुम इस घर से जा रही हो। मैं किचन के दरवाजे पर खड़े होकर बड़े ही कड़क अंदाज में ऐलान किया। पंखुड़ी के हाथ से बर्तन छूटकर नीचे गिर गया और उसने घबराई हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। उसका रंग सफेद पड़ चुका था। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी? परसों मेरी शादी है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर आखिर किससे? क्या आप मुझसे मजाक कर रही हैं?
उसकी आवाज़ डर के मारे कांप रही थी और वो खुद भी कांपने लगी। तुम्हारी शादी जिससे भी हो रही है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा रिश्ता तय कर चुकी हूँ और अब तुम अपने घर जाओगी। मैंने उसे ठंडी नज़र से देखते हुए कहा। मेरी आवाज़ में कोई भी ममता, कोई भी अपनापन नहीं था। मम्मी, भगवान के लिए मुझ पर दया करिए। मैं इस तरह कैसे किसी अजनबी के साथ जा सकती हूँ? मैं तो लड़के का नाम तक नहीं जानती हूँ। पंखुड़ी मेरे पास आई और उसने मेरे बाजू को मजबूती से पकड़ लिया। मुझसे दया की कोई भीख मत मांगो पंखुड़ी। मैंने इतने सालों तक तुम्हारी शक्ल बर्दाश्त की है। बस यही मेरी सबसे बड़ी तुम्हारे ऊपर दया थी। मैंने बेरहमी से उसके हाथ से अपना बाजू आजाद करवाया और उसे पीछे धक्का दे दिया। क्या आपने लड़के का घर या परिवार देखा है? वो लोग कैसे हैं और लड़का क्या करता है? मम्मी, मैं आपकी बेटी हूँ, कोई जानवर नहीं हूँ जिसे आप किसी भी खूंटे से बांध देंगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और वो फर्श पर बैठकर सिसकियां ले रही थी। मेरे लिए तुम मेरी जिंदगी की मुसीबत हो और मैं इस मुसीबत को किसी भी के भी गले मड़ने के लिए तैयार हूँ। तुम बस अपनी तैयारी करो और अपना मुंह बंद रखो। मैंने बड़े ही नफरत से कहा और किचन से बाहर चली गई। नानी, आप मुझे ये किसके पास छोड़कर चली गई हो? मम्मी मुझे अंधे कुएं में धक्का दे रही हैं। उसकी सिसकियां और रोना पीटना पूरे घर में गूंज रहा था, लेकिन मेरे दिल पर इस बात का कोई असर नहीं हो रहा था। मोहल्ले की एक दिन कुछ औरतों को भनक पड़ गई तो वो मेरे पास आईं। साक्षी, ये तुम क्या कर रही हो? जवान बच्ची को बिना सोचे समझे विदा कर रही हो? आखिर लोग क्या कहेंगे? पड़ोसन ने मुझे ताना मारते हुए कहा। लोगों को रोटी मैं नहीं देती हूँ। मेरी बेटी के साथ मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। भलाई इसी में है कि तुम अपने घर पर ध्यान दो। मैंने गुस्से से उसे झिड़क दिया और दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। घर में कोई शोर शराबा, कोई खुशी का माहौल नहीं था। शादी का कोई सामान नहीं खरीदा गया था। मैंने बस उसके कुछ पुराने कपड़े और कुछ सामान एक सूटकेस में भर दिया। उसका चेहरा बहुत ही उदास लग रहा था, लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये तुम्हारा सामान है, कल सुबह वो लोग तुम्हें लेने आएंगे। चुपचाप उनके साथ चली जाना। मुझे कोई भी हंगामा नहीं चाहिए। मैंने सूटकेस उसके कमरे में फेंकते हुए कहा। उसने सूटकेस की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक गहरी खामोशी उसी के साथ दिख रही थी, जैसे कि वो अंदर से मर चुकी थी। मम्मी, क्या आपको मुझसे जरा सा भी प्यार नहीं है? क्या सच में मेरा कोई भी वजूद आपके लिए मायने ही नहीं रखता है? कम से कम आज तो सच बता दीजिए। उसने आखिरी बार मुझसे टूटे हुए अंदाज में पूछा। मेरी जिंदगी में तुम्हारी हैसियत सिवाय एक बोझ के और कुछ भी नहीं है, और ये बोझ मैं अब कल अपने कंधों से उतार कर फेंक दूंगी। इससे ज्यादा और कुछ उम्मीद मत रखना। मैंने नफरत से उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। मेरे अंदाज में पत्थर जैसी सख्ती थी। ठीक है मम्मी, अगर मेरा जाना ही आपको खुशी दे रहा है तो फिर मैं खामोशी से यहाँ से चली जाऊंगी। आपको मेरी आवाज भी सुनाई नहीं देगी। उसने अपना सर झुका लिया और फिर सूटकेस के पास आकर बैठ गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे वैसे भी कोई तमाशा नहीं चाहिए था। कल चुपचाप इस घर से चली जाना और मेरी जान बख्श देना, मैंने जीत भरे अंदाज में कहा और फिर कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मैं अपने कमरे में आई और बिस्तर पर लेट गई। मेरे दिमाग में कोई भी पछतावा नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं बहुत बड़ी जंग जीत चुकी हूँ। नवीन ने मुझे छोड़ा था तो मैंने भी उसकी निशानी को अपने घर से बेदखल कर दिया था। मुझे अब इस बात की कोई भी परवाह नहीं थी कि वो लड़का कौन है, क्या करता है और कैसा दिखता है। मुझे सिर्फ ये सुकून मिल रहा था कि अब मैं इस घर में अकेली रहूंगी और मुझे रोज रोज उस लड़की की शक्ल देखकर अपना बांझपन और अपना उजड़ा हुआ सुहाग याद नहीं आएगा। ये रात मेरी आज़ादी की रात थी। अगली सुबह वो लोग आ गए। मैंने पंखुड़ी को उसके पुराने कपड़ों में ही विदा कर दिया। मैंने जाते वक्त उसके सर पर हाथ भी नहीं रखा था। आज के बाद तेरे लिए मेरे घर के दरवाजे बंद हो चुके हैं और कभी भी मेरे घर की तरफ पलटकर मत देखना, मैंने बड़े ठंडे अंदाज में कहा। मेरी आंखों में कोई भी नरमी नहीं थी। उसने मेरी तरफ एक आखिरी बार दुख भरी नजरों से देखा। उसने अपने मुंह से आह तक नहीं निकाली और खामोशी के साथ दुल्हन बनकर वो उस अजनबी के साथ चली गई जिसका नाम मैं जानती तक नहीं थी और ना ही मैंने कोई छानबीन की थी। वो तो अपनी औलाद
और अपनी नई पत्नी में खोया हुआ था, लेकिन मैं माँ होने के बावजूद भी अपनी रोती बिलखती बेटी को बिना प्यार के ही विदा कर रही थी। बेटी की शादी को फिर धीरे धीरे कई साल बीत गए, लेकिन मैंने कभी भी जाकर उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा। एक दिन मेरे घर के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो मेरे सामने मेरा पति नवीन खड़ा था। मुझे अंदर आने दो साक्षी। नवीन की आवाज कांप रही थी और उसकी आंखें लाल थीं। तुम यहाँ पर क्या करने आए हो अब इतने सालों बाद? मैं हैरान और गुस्से से उसे देखते हुए उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। मेरे बेटों ने मुझे धक्का मार दिया है साक्षी। 2 बेटों की तो शादी हो चुकी है और वो मुझे अब अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। वो मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हैं। वो रोता हुआ सोफे पर बैठ गया और उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। तो इसमें मैं क्या करूं? तुमने ही उन बेटों की खातिर मुझे छोड़ा था ना, अब भुगतो। मैंने ताना मारते हुए कहा। मेरे दिल में उसके लिए कोई भी हमदर्दी नहीं थी। मुझे अपनी बेटी से मिलना है साक्षी। मेरी पंखुड़ी कहाँ पर है? नवीन ने लाल आंखें लिए मेरी तरफ देखा और फिर पहली बार मैंने उसके मुंह से बेटी शब्द सुना था। कौन सी बेटी? वही बेटी जिसने तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बीच में दरार पैदा की थी। मैंने हैरानी और नफरत से उसकी तरफ देखते हुए कहा। हाँ, मेरी वही बेटी जिसे मैं अपने बेटों की खातिर छोड़ चुका था। मैं आज उससे मिलना चाहता हूँ, नवीन गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा। उसके चेहरे पर भयंकर पछतावा दिख रहा था। मैंने तो उसकी शादी कर दी है, न जाने किसके साथ शादी कर दी। मैंने लापरवाही से जवाब दिया और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। किसके साथ शादी कर दी है? ये तुम क्या कर रही हो साक्षी? तुमने उसके साथ क्या किया है? नवीन ने सदमे से अपनी जगह से उठते हुए पूछा। मैं नहीं जानती कि वो कौन था, बस मैंने उसकी शादी कर दी है क्योंकि मैं अब और उसकी शक्ल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने बड़े ही कठोर अंदाज में सारा सच बता दिया। मैं मानता हूं कि मैंने दूसरी शादी कर ली और औलाद के मोह में पड़ गया, लेकिन तुम तो उसकी सगी माँ थी ना। तुमने उसके साथ ऐसा कैसे होने दिया? नवीन ने चिल्लाकर रोने लगा और उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द उठा, लेकिन मैं चुप रही। चलो मेरे साथ, चलो, मुझे अपनी बेटी के ससुराल जाना है, अभी, इसी वक्त। नवीन ने मेरा हाथ पकड़ते हुए फैसला सुनाने वाले अंदाज में कहा। मैं तो ये भी नहीं जानती कि मेरी बेटी का ससुराल कहाँ पर है, मैंने परेशानी से जवाब दिया, क्योंकि मुझे सच में कुछ भी नहीं पता था। हम उसी वक्त रिश्ता कराने वाली मीना मौसी के घर गए। नवीन ने उनके आगे हाथ जोड़े और फिर हमने पंखुड़ी के पति का पता पूछा। मैं और नवीन हमारी बेटी के ससुराल पहुंच गए। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। न जाने क्यों एक अनजाना सा डर मुझे जकड़ रहा था। नवीन ने कांपते हाथों से दरवाजे की घंटी बजाई और जैसे ही दरवाजा खुला तो मेरी सांसें जैसे रुक सी गईं। मेरी बेटी सामने खड़ी थी। अब वो बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जैसा मैंने उसे छोड़ा था। वो एक निखरी हुई, खूबसूरत और सुकून से भरी हुई लड़की महसूस हो रही थी। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था जो उसका बेटा था। उसके कपड़ों से लग रहा था कि वो बहुत ही बेहतरीन और खुशहाल जिंदगी बिता रही है। मम्मी, आप और पापा यहाँ पर? पंखुड़ी मुझे और नवीन को एक साथ देखकर हैरान रह गई और अगले ही पल मम्मी कहते हुए वो भागकर मेरे गले से लग गई। मैं तो पत्थर की बनकर रह गई। ये वही बेटी थी जिससे मैं नफरत करती थी। मैंने आज तक उसे कभी भी अपने गले से नहीं लगाया था, हमेशा उसे दुत्कारती रही थी, लेकिन आज वो मुझसे लिपट गई थी, जैसे ना जाने वो मुझसे कितना प्यार करती हो। अंदर आइए, आप लोग दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? पंखुड़ी ने खुशी से हमारे हाथ पकड़े और फिर हमें अंदर लेकर गई और एक बहुत ही शानदार और खूबसूरत ड्राइंग रूम में बिठा दिया। आप लोग खाना खाकर ही जाएंगे, आप बहुत ही कमजोर लग रही हैं। मम्मी, आप ठीक से कुछ खाती नहीं हो क्या? वो मेरा इतना ख्याल रख रही थी और उसकी आवाज में बहुत प्यार था। मेरे पति की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने आगे बढ़कर अपनी बेटी को गले से लगा लिया। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मैंने तुझे कभी भी बाप का प्यार नहीं दिया। नवीन ने रोते हुए पंखुड़ी के माथे को चूमा। पापा, मैं बचपन से अपने पिता का प्यार पाने के लिए तरसती रही, लेकिन आज आपको अपने सामने देखकर मेरे सारे दुख खत्म हो गए। पंखुड़ी ने अपने पिता की तरफ देखते हुए आंसू पोंछते हुए कहा। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा और एक अजीब सी शर्मिंदगी के साथ कहा, और माँ,
माँ का प्यार पंखुड़ी? क्या तुम माँ के प्यार के लिए नहीं तरसी हो? मेरी आवाज भर आई थी। वो मुस्कुराई और मेरे पास आकर बैठ गई। माँ तो मेरे पास ही थी, मेरे लिए तो यही काफी था, लेकिन अपने पिता को तो मैंने कभी ठीक से देखा भी नहीं था। उसने नरमी से जवाब दिया। उस पल मेरे अंदर जो तूफान उठा, उसे सिर्फ हम दोनों ही जानते थे। उसने हमसे कोई शिकायत नहीं की। मेरा पति बहुत अच्छा है माँ, और मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने तो मुझे अपनी बेटी की तरह रखा है। पंखुड़ी ने मुस्कुराते हुए हमें बताया। मैं हमेशा से यही प्रार्थना करती थी कि एक दिन आप लोग मुझसे मिलने आएं और मेरे लिए अपने घर के दरवाजे भी खोल दें। पंखुड़ी ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा तो मेरे हाथ कांपने लगे। आज मेरी ममता जाग गई थी। मैंने उसे जोर से गले लगाया और रोते हुए पूछा, तुम्हें मुझसे नफरत नहीं है पंखुड़ी? मैंने तो तुम्हारे साथ सिर्फ बुरा ही करती आई हूं। नहीं माँ, भला कोई अपनी माँ से भी नफरत करता है? मैं तो हमेशा ही आपसे प्यार करती थी, और पापा से भी। आप दोनों की एक झलक के लिए मैं हमेशा तरसती रही। उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा। ये सुनकर मेरी दुनिया हिल गई। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी बेटी को प्यार भरी नजर से देखा और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मेरी औलाद ना होना मेरी किस्मत थी, लेकिन मैंने इसकी सजा अपनी बेटी को ही हमेशा दी। मैं फूट फूट कर रोने लगी और उसके पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दो पंखुड़ी, मैं बहुत बुरी औरत हूँ। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो। मैं तो माँ कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। मैं उससे माफी मांग रही थी और मेरा पति भी उससे माफी मांग रहा था। उसने हम दोनों के हाथ पकड़ लिए और हमें उठाया। नहीं, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आप मेरे माँ बाप हैं। बस आप मुझसे मिलने आ जाया करिए और मुझे अपने सीने से लगा लिया करिए। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी। उसने तुरंत ही अपना बेटा मेरी गोद में दे दिया, जिसे देखकर मुझे पहली बार वो ममता महसूस हुई जो आज तक इतने सालों में कभी भी महसूस नहीं हुई थी। तभी पंखुड़ी उठकर गई और अपनी बड़ी बेटी को भी बुला लाई। वो भी बिल्कुल पंखुड़ी की तरह ही प्यारी और मासूम सी थी। पंखुड़ी ने बताया कि ये तुम्हारे नाना नानी हैं। ये सुनते ही वो बच्ची खुशी से निहाल हो गई और हम दोनों से लिपट गई। नवीन ने उन बच्चों को खूब प्यार किया और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। उस दिन मुझे समझ आया कि मैं बचपन से जिस भरे पूरे परिवार के लिए तरस रही थी, और जब वो परिवार बन नहीं पाया तो मैंने वो गुस्सा पंखुड़ी पर निकाला। पर आज वो परिवार मुझे मेरी इसी पंखुड़ी की वजह से पूरी तरह से मिल गया था। आखिर मेरी बेटी के बच्चे भी तो मेरा अपना परिवार थे। उस दिन के बाद हम दोनों पति पत्नी ने उसके साथ मिलना जुलना शुरू कर दिया था। हम उसे और उसके बच्चों को अपने घर लेकर आते हैं और उन्हें अपने पास भी रखते हैं और जी भर कर उनके साथ खूब खेलते हैं। पंखुड़ी के ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। वह हम दोनों पति पत्नी के अकेलेपन को अच्छे से समझते हैं। इसीलिए बच्चों को अपने पास कई कई दिन रखने पर भी उन्हें कोई भी ऐतराज नहीं होता। अब मेरा पति भी मेरे साथ ही रहता है, क्योंकि उसके बेटों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। इसीलिए वो मेरे पास ही हमेशा के लिए वापस आ गया है। उस दिन हमें पता चला कि बेटियां बोझ नहीं होती, वो तो अपने माँ बाप का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा सहारा होती हैं। भगवान के फैसलों पर हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि उसके फैसलों में हमेशा हमारा बेहतर ही छुपा होता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीखना चाहिए कि औलाद कभी भी माँ बाप की बदकिस्मती नहीं होती, बल्कि हमारी सोच ही रिश्तों को बर्बाद करती है। गुस्से और नफरत में लिया गया एक गलत फैसला पूरी जिंदगी का पछतावा बन सकता है। बेटी बोझ नहीं होती, वही मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा सहारा बन सकती है। रिश्तों की कदर समय रहते करनी चाहिए, क्योंकि बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है और आप किस शहर से ये कहानी सुन रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय बनती है वो भी ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हाइप दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन व समाज को एक सकारात्मक संदेश देना है। कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी के जरिए किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई भी इरादा नहीं है। धन्यवाद।